जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं युग्मक जनन के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, और उस प्रकार में पहले प्रकार की हम आज बात करेंगे जिसको हम शुक जनन या फिर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। और हम बात करेंगे युग्मक जनन की प्रमुख प्रवस्थाओं के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। युग्मक जनन क्या होता है? तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मक जनन को दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। देखिए, सबसे पहले इस गैमेटोजेनेसिस शब्द को लिखिए। इस गैमेटोजेनेसिस शब्द को अगर आप देखते हैं ध्यान से तो इसमें दो शब्द छिपा हुआ है, यानी कि ये दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट जो है वो है गैमेट, ठीक, और सेकेंड जो है वो है जेनेसिस। देखिए यहाँ पर गैमेट जो है, गैमेट को हम लिख लेते हैं यहाँ अलग से गैमेट, एंड सेकेंड हम जेनेसिस को भी लिख लेते हैं जेनेसिस। देखिए अब यहां पर समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। देखिए गैमेट का मतलब होता है युग्मक, गैमेट का मतलब होता है युग्मक, और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण या फिर बनना। ठीक है, तो यहां से जो परिभाषा होगा युग्मक जनन का वो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। तो हम परिभाषा बनाएंगे जो वो कुछ इस प्रकार से होगा, लिख देते हैं यहां पर परिभाषा, युग्मक जनन की परिभाषा। तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन दैट मीन्स गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। याद हो गया ना? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए जो गैमेटोजेनेसिस है दोस्तों, ये जो गैमेटोजेनेसिस है ये दो प्रकार का होता है। जो गैमेटोजेनेसिस है ये दो प्रकार का होता है। लिख लेते हैं यहां पर हम गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन। अब हमने बताया कि युग्मक जनन जो है वो दो प्रकार का होता है, तो कौन कौन से प्रकार हैं दो युग्मक जनन के, उसको जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहले प्रकार की बात करें, जो पहला प्रकार है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो सेकेंड है वो है oogenesis। अब अगर हम इन दोनों की हिंदी की बात करें, हिंदी में क्या कहते हैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा, आपको हर पॉइंट हम यहां पर क्लियर कर देंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, और oogenesis का मतलब होता है अंडाणु जनन, जनन, या फिर इसी को हम कहते हैं डिंबाणु जनन, डिंबाणु जनन। ठीक है, डिंबाणु जनन। तो दोस्तों जो शुक्र जनन होता है वो क्या होता है, और जो अंड जनन यानी कि अंडाणु जनन या फिर इसी को हम डिंबाणु जनन कहते हैं, ये क्या होता है इसको जान लेते हैं। और इनका निर्माण जो होता है, ठीक है, ये कहां पर होता है और किस प्रकार की ये कोशिका होती है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन की, तो दोस्तों जो शुक्राणु जनन होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि यहां पर नाम से पता चला शुक्राणु जनन, और यहां पर नाम था युग्मक जनन। युग्मक जनन में युग्मक का निर्माण हुआ, तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से युग्मक जनन की क्रिया में युग्मक का निर्माण हुआ,
ठीक उसी प्रकार यहाँ पर शुक्राणु जन्म की क्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होगा। इसका शुक्राणुओं का, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, शुक्राणुओं के निर्माण निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। अब दूसरी ओर हम बात कर ले oogenesis, जिसको हम अंडाणु जनन, डिंबाणु जनन कहते हैं। तो दोस्तों अंडाणु जनन शुक्राणु जनन की तरह है। अंडाणु जनन क्या होता है? अंडाणु जनन की प्रक्रिया में अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का। अंडाणु जनन की प्रक्रिया में अंडाणुओं का निर्माण, अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। अंडाणु जनन कहते हैं। ना स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो रहा है ना? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको याद हो रहा है फटाफट। तो हमने देख लिया युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक जनन कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा उसमें युग्मक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शुक्र जनन, दूसरा होता है अंड जनन या फिर अंडाणु जनन, या फिर इसको हम डिंबाणु जनन कहते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है उसको हमने जान लिया, और oogenesis क्या होता है उसको हमने जान लिया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को। शुक्राणु जनन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं, डेट में कितने फेज होते हैं शुक्राणु बनने की प्रक्रिया में। ठीक है, कौन कौन से फेज होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और साथ में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में, यानी कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं मैथमेटिक, उनको भी जानेंगे। और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है लिख लेते हैं यहाँ पर हम। सॉरी, पहले तुम ड्रॉप कर देते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस पुस्तक में लिख लेते हैं शुक्राणु जनन। हमने पढ़ा अभी तक जो शुक्राणु जनन होता है उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। हमने इतना जान लिया कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, लेकिन ये जो शुक्राणु बनते हैं वो कहां पर बनते हैं इसको जान लेते हैं, और किस प्रकार से बनते हैं और इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं एक शुक्राणु के बनने में, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुक्राणु जनन की बात करें तो शुक्राणु जनन जो होता है वो होता है पुरुष के वृषण में। पुरुष के वृषण में, पुरुष के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका? शुक्राणुओं का। शुक्राणुओं का निर्माण पुरुष के वृषण में होता है। इससे यहां पर यह स्पष्ट होता है कि जो शुक्राणु है वो नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक। नर युग्मक, या फिर इसी को हम सकते हैं पुरुष युग्मक। पुरुष युग्मक। ठीक, स्पष्ट हो गया इतना? शुक्राणु जो होता है वो पुरुष के वृषण में बनता है। अब हम बात कर लेते हैं जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है, शुक्राणु निर्माण की जो अवस्था होती है वो कितनी होती है। अगर दोस्तों हम शुक्राणु निर्माण की अवस्था की बात करें तो वो 3 अवस्थाएं होती है। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। अवस्थाएं कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती है उनको जान लेते हैं। अब दोस्तों जो पहली अवस्था है वो है गुणन अवस्था। गुणन अवस्था, इसी को हम गुणन प्रावस्था के नाम से, प्रावस्था के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से जानते हैं। इन सभी के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। दूसरा जो अवस्था है वो है वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था या फिर इसी को हम प्रावस्था के नाम से जानते हैं। प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज। और जो थर्ड है, तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में आता है आपका मैच्योरेशन फेज। ठीक है, परिपक्वन 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 अवस्था। परिपक्वन अवस्था या फिर इसी को हम परिपक्वन प्रावस्था के नाम से जानते हैं। अब परिपक्वन प्रावस्था को हम अंग्रेजी में कहते हैं मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। देखिए, जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है, शुक्राणु निर्माण की अवस्था जो होती है वो 3 चरणों में पूरी होती है। कौन कौन से 3 चरण हैं उनका नाम हमने लिख दिया है। नंबर 1 पर आता है आपका गुणन अवस्था या फिर गुणन प्रावस्था। नंबर 2 पर आता है वृद्धि अवस्था या फिर वृद्धि प्रावस्था। और नंबर 3 पर आता है परिपक्वन अवस्था या फिर परिपक्वन प्रावस्था, जिसको हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाते हैं। अब चलिए हम इन तीनों पॉइंट्स के बारे में बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जितनी अवस्थाएं शुक्राणु जनन के लिए होती है उतनी ही अवस्थाएं अंडाणु जनन के लिए भी होती है। यही अवस्थाएं होगी गुणन की अवस्था, वृद्धि की अवस्था और परिपक्वन की अवस्था। ये 3 अवस्था अंडाणु जनन के लिए भी होंगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं शुक्राणु जनन की इन तीनों अवस्थाओं के बारे में और इन तीनों अवस्थाओं में क्या क्या प्रोसेसेस होती है। चलिए अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की तीनों अवस्थाओं के बारे में और वो कैसे होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पुरुष के वृषण में एक प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है जिसको हम प्राथमिक जनिक कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एक प्राथमिक जनिक कोशिका का निर्माण होता है जिसको हम प्राइमरी जर्म सेल, यानी कि शॉर्ट में अगर हम कहें तो पीजीसी इसको हम कहते हैं। अब इस प्राथमिक जर्म सेल में होगा समसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। लिख लेते हैं हम समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा और इस समसूत्री विभाजन को हम कहते हैं अंग्रेजी में माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होता है। अब इस माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ये जो प्राइमरी जर्म सेल है दोस्तों वो 2 कोशिकाओं में बट जाएगी और ये केवल 2 ही कोशिकाओं पर नहीं रुकेगी। इस प्राइमरी जर्म सेल में लाखों करोड़ों बार ये समसूत्री विभाजन होता रहता है। ठीक है, लाखों करोड़ों बार समसूत्री विभाजन होता रहता है। तो इस प्रकार से ये कोशिकाएं आपस में 2 बराबर भागों में बटती जाती है। ठीक है, ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित कोशिकाएं होती है यानी कि डिप्लॉइड होती है। अब दोस्तों ये जो कोशिकाएं बनी है इस कोशिका को हम क्या कहते हैं? ठीक है, इस कोशिका को हम नाम देंगे स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया इसको कहेंगे हम स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो फेज है, ये जो प्रावस्था है, इस प्रावस्था को हम कहेंगे गुणन प्रावस्था। क्या कहेंगे? गुणन प्रावस्था। तो यहां पर हम लिख देते हैं गुणन प्रावस्था या फिर अवस्था। ठीक है, गुणन प्रावस्था या फिर अवस्था। यहां पर आपका एक अवस्था कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहां पर एक अवस्था जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम दूसरे अवस्था की बात कर लेते हैं। अब दूसरे अवस्था में हम यहाँ पर जो ये स्पर्मेटोगोनिया बना है, लाखों करोड़ों की संख्या में जो स्पर्मेटोगोनिया बनता है उसमें से हम केवल एक स्पर्मेटोगोनिया को हम
टेकअप करेंगे, केवल एक स्पर्मेटोगोनिया को हम बाहर निकलेंगे और ये स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो शुक्रजन नलिकाओं की ओर जाती है, शुक्रजन नलिकाओं की ओर जाती है और वृद्धि करके बड़ा सा आकार बना लेती है। कुछ इस प्रकार से वो बड़ा सा आकार बना लेती है। ठीक है, बड़ा सा आकार बना लेती है। तो इस कोशिका को, ये जो बड़ा से आकार का कोशिका है, इस कोशिका को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लिख लेते हैं यहाँ पर हम, इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं इसको। और ये जो अवस्था है, इस अवस्था को हम कहते हैं ग्रोथ अवस्था। ठीक है, वृद्धि अवस्था कहते हैं, यानी कि ग्रोथ फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था या फिर इसी को हम प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। मजा आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में बताइए। वृद्धि अवस्था। अब देखिए, इस वृद्धि अवस्था वाले सेल में, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा समसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। उससे पहले होगा इसमें अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से पहले होगा इसमें अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम कहेंगे मैच्यूरेशन फेज या फिर मैच्यूरेशन डिवीजन फर्स्ट। क्या कहेंगे? मैच्यूरेशन डिवीजन फर्स्ट। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं आगे की ओर। यन इस अवस्था को हम कहेंगे मैच्यूरेशन डिवीजन फर्स्ट। मैच्यूरेशन डिवीजन फर्स्ट में जो डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। मियोसिस डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है यहां पर। ठीक है, उसके बाद इसमें फिर से डिवीजन होता है। इस मैच्यूरेशन डिवीजन फर्स्ट के बाद फिर से डिवीजन होता है, और वो जो डिवीजन होता है वो डिवीजन होता है समसूत्री डिवीजन, यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है। तो यहां पर हम माइटोसिस डिवीजन के लिए भी चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर फिर माइटोसिस डिवीजन हो गया, और इस डिवीजन को हम कहेंगे मैच्यूरेशन डिवीजन फर्स्ट। मैच्यूरेशन डिवीजन सेकेंड कहेंगे। मैच्यूरेशन डिवीजन सेकेंड। अब मैच्यूरेशन डिवीजन सेकेंड में जो डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन को हिंदी में हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। तो दोस्तों, ये तो बन गए 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। ठीक है, मैच्यूरेशन डिवीजन में 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो गया। और ये जो अवस्था होती है दोस्तों, ये अवस्था कहलाती है परिपक्वन अवस्था या फिर परिपक्वन प्रावस्था। लिख देते हैं यहाँ पर परिपक्वन प्रावस्था, या फिर इसी को हम अवस्था कहते हैं। ठीक है, मैच्यूरेशन फेज। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटिड है, प्रत्येक स्पर्मेटिड से एक एक शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कुछ इस प्रकार से एक एक शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है प्रत्येक स्पर्मेटिड से। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस प्रकार से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, उस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो चलिए अब इससे संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो कि कंपटीशन के एग्जाम में और आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं
और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक एक नंबर से जाकर के 100 नंबर बनता है, तो इसलिए हम इस न्यूमेरिकल को हम जरूर जानेंगे, ठीक है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी प्रकार से एक एक नंबर से आपकी जो सर्टिफिकेट है वो बनती है। तो पहला क्वेश्चन है 50 स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा, ठीक है। 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा, दैट मीन्स कितने स्पर्म बनेंगे, ठीक है। 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा, वो आंसर आप आसानी से देख करके बता सकते हैं। देखिए, एक स्पर्मेटोसाइट्स में जब मियोसिस डिवीजन हुआ तो यहाँ स्पर्म बने, ठीक है। तो इस प्रकार से एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, तो 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो यहाँ पर 50 गुणे 2 इक्वल टू 50 गुणे 4, क्योंकि 4 स्पर्म बने हैं एक स्पर्मेटोसाइट से, तो यहाँ पर हो जाएगा 200, ठीक है। 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, उसका आंसर है 200। उसके बाद अगर हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें, 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, ठीक है, कितने स्पर्म बनेंगे, उसका आंसर आप बताइए जल्दी से। 50 स्पर्मेटोसाइट से और 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो यहां पर देखिए एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बन रहा है, ठीक है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनेगा, तो यहां पर अगर आंसर हमको निकालना है तो यहां पर हम कहेंगे 50 गुणे 2 इक्वल टू 100, यानी कि 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 100 शुक्राणुओं का निर्माण होगा, 100 स्पर्म का निर्माण होगा, ये राइट आंसर है। 100 शुक्राणु के निर्माण के लिए कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, दैट मीन्स मियोसिस डिवीजन। तो दोस्तों ये जो मियोसिस डिवीजन है वो इस सेल में हुआ है, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में हुआ है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो वहां से जाकर के 4 स्पर्म्स का निर्माण हुआ, 4 स्पर्म्स बने, तो 100 स्पर्म्स बनाने के लिए कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसका हमें आंसर बताना है। तो उसका आंसर बताने के लिए आप इस 4 स्पर्म से 100 स्पर्म में भाग देंगे, यानी कि 100, मार्कर नहीं चल रहा है, 100 on 4, यहां पर हो जाएगा 25, यानी कि 25 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब जाकर के 100 शुक्राणुओं का निर्माण होगा। हमने यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन देख लिए हैं, और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको नोट्स चाहिए इस वीडियो का, तो इस वीडियो के नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इस वीडियो का नोट्स भी मिल जाएगा, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज भी मिलते रहेंगे डेली की डेली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।